हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी के बारे में, और क्लास 11th का ये 12 नंबर चैप्टर नंबर 12 है। और इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में जो देखी हैं, आई होप आपने वो चीज़ें अच्छे से समझी होगी, पढ़ी होगी और अपने नोट्स बनाए होंगे। तो आप ये वीडियो देखने से पहले जो इससे प्रीवियस दोनों पार्ट है उनको ज़रूर देख लें, और स्पेशली जो इससे प्रीवियस पार्ट है यानी उष्मागतिकी का पार्ट नंबर 2 तो बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो इसी पे डिपेंड है आज के लेक्चर का। चलिए जी, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर उष्मागतिकी का पार्ट 3, जहां पे हम देखेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम। 3 नियम है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, शून्यांकी नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम नियम बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऊर्जा संरक्षण के बारे में। है ना? क्या कहता है जरा देख ले। किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा Q, अर्थात निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, दो भागों में प्रयुक्त होती है, दो कामों में। निकाय द्वारा बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने में तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में। अगर किसी सिस्टम को आप ऐसे हीट दे रहे हो तो वो हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगी यानी डेल्टा यू, और कुछ क्या कर देगी? कार्य कर देगी, यानी पिस्टन को क्या कर देगी? थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी, तो इस पर कार्य कर देगी यानी डेल्टा डब्ल्यू। तो यानी जो क्यू ऊष्मा दी आपने या डेल्टा क्यू, वो किसमें बदल गई? कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में। तो ये दोनों को बराबर कर दिया इसके। यही उष्मागतिकी का प्रथम नियम। यानी यदि किसी प्रक्रम में निकाय को अनंत सूक्ष्म ऊर्जा dq दी जाती है, बहुत छोटी सी ऊर्जा dq, d का मतलब होता है बहुत छोटे के लिए, तथा निकाय द्वारा अत्यंत सूक्ष्म कार्य डेल w किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी बहुत कम होगा और वो डेल u होगा। तो समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला समीकरण 1 यहां पर है, वो यहां पर मिस है। समीकरण 1 ये है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहां पर लिख सकते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला निकल के आ गया। इस प्रकार उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। यानी भाई आपने 10 जूल मान लो ऊष्मा दी, 5 जूल का तो कार्य कर दिया और 5 जूल उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। आंतरिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो आपको कहीं कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अब देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम है या निकाय है, उसको ऊष्मा दी डेल्टा क्यू, उसने कार्य कितना कर दिया? डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा यू। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फर्स्ट नियम को लिखने का। यानी ऊष्मा का, दी गई ऊष्मा का और किए गए कार्य का जो अंतर होता है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। आपको पता है कि ये पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। मैंने बताया था ना, ऊष्मा पथ पर निर्भर करती है, कार्य पथ पर निर्भर करता है, लेकिन इन दोनों का अंतर पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा आता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी एक बहुत शानदार सी चीज निकल के आई, ये दोनों तो पथ पर निर्भर करते हैं और ये पथ पर निर्भर नहीं करता।
ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन हम जब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे तब उन लिमिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस लिमिटेशन में ये वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है, यानी कुछ न कुछ इस पर सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत ही ये नियम वैलिड है, अदरवाइज इस नियम का वायलेशन हो जाएगा, यानी ये नियम वैलिड नहीं रहेगा। अब वही वाले कि अगर किसी सिस्टम को मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आ सकता है कि 10 जूल हीट दी जाती है, ऊष्मा देखो दी जाती है, और कार्य जो है वो 5 जूल होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। तो आप लिख दोगे फर्स्ट नियम से डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। डेल्टा क्यू कितना 10 जूल, प्लस का लेंगे क्योंकि उसमें दे रहे हैं, माइनस और कार्य डेल्टा डब्ल्यू, कार्य किया जा रहा कुछ नहीं कह रहे हैं तो मतलब गैस द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, और डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा आंसर यहाँ से। डेल्टा यू कितना आ जाएगा 5 जूल। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, पर ध्यान ये रखना कि कब प्लस लेना। कई बार लेना कि सिस्टम पर कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य किया जाता है, ऊष्मा निकाली जाती है, ये सारी चीजें भी कई बार पूछी जाएगी, तब आपको साइन का ध्यान रखना है। आगे इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तब इस नियम को और अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला ऊर्जा संरक्षण का नियम पे बेस्ड आपके सामने आ चुका है। चलिए सर, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा, जैसे कि एनसीईआरटी में भी आपके दे रखा है, विशिष्ट ऊष्मा वगैरह के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आगे जो आने वाले प्रक्रम वगैरह है वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की कुछ बातें आपको बतानी जरूरी है। तो विशिष्ट ऊष्मा, वैसे तो मैंने आपको ये बताया, पर यहाँ पर मैं बात करूँगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, फिर बता देता हूँ। 11th चैप्टर जो था वहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। विशिष्ट ऊष्मा जो होती है C, वो होती है 1/, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी, एक ही बात। यानी किसी वस्तु के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती, क्या कहलाती है? मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है 1 मोल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब वो 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, वो केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं लाता है। चलिए सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर ये तो हो गया, मतलब क्योंकि आप देख लीजिए म्यू को अगर आप 1 रख दो और dt यानी चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री कर दो तो C बराबर dq आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आवश्यक जो ऊष्मा होगी उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना। अब यहां पर आता है 2 बातें, एक होता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको बोला जाता है CV।
नियत आयतन पर एक मोल, वही बात है, एक मोल पदार्थ या गैस, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर नॉर्मली गैस ही होती है, एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होती है? CV होती है 1/μ dQ/dt। ये सारी चीजें तो सेम ही होगी, और CV लग गया है मतलब यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रम हो रहा है, उसमें आयतन क्या है? नियत है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा dQ बराबर CV, म्यू यानी म्यू यहाँ पर मोलों की संख्या है, ध्यान देना, म्यू यहाँ पर क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। म्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू CV dt बन गया। ये है किसके लिए? नियत आयतन पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। नियत आयतन वाली बात हो रही थी, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो CV जो आया था वो आया था म्यू और dQ बराबर म्यू CV t, इक्वेशन। अब हमें पता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर du प्लस P डेल्टा P। अगर आयतन नियत है तो dQ क्या हो जाएगा? dQ हो जाएगा ये वाला म्यू CV dt बराबर du, और आयतन नियत तो वर्क डन क्या होगा? P dV। अरे नियत आयतन है, आयतन चेंज ही नहीं हो रहा है, आयतन नियत है तो डेल्टा V क्या है? डेल्टा V 0 है, यानी कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिखा पता है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम du प्लस dw, और dw क्या होता है? P dV कर दो इसको, डेल्टा d की बात है, वो तो ऐसे पापा ही डैडी, ठीक है। तो P dV कर दिया dw की जगह, मैंने बताया था ना कार्य का फॉर्मूला P dV। तो आयतन नियत है तो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वो पिस्टन वही था, इधर ना हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। जहाँ पर नियत रहता है वो आयतन में जहाँ भी कोई चीज़ नियत होती है वो परिवर्तन 0 होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा और अच्छा फॉर्मूला निकल के आ गया कि आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला एक ये भी होता है म्यू CV dt, जहाँ पर CV क्या है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, ऊष्मा, और ये म्यू मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, dt ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में कवर हो रहा है तो फिर भी देख लेना बच्चों, ठीक है। परिवर्तन ये म्यू CV dt। तो कई बार हम du की जगह ये वाली चीज भी यूज करेंगे, है ना, तो लिख दो कई बार du की जगह ये वाला भी यूज करेंगे, ताकि क्या हो, जब इस तरह से जब ऐसी बातें आप नोट्स में लिख देते हो ना तो आगे कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार मैं इस तरह से सेट को तो हाँ सर ने पढ़ाया था, लिखवाया भी था, तो du की जगह म्यू CV dt भी यूज किया जा सकता है। कब? जब नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखी है तो आप du की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि प्रक्रम नियत आयतन वाला हो, ये किसी भी प्रक्रम के लिए वैलिड है, ये किसी भी प्रक्रम के लिए वैलिड है, ये भी लिख दो, कोई भी प्रक्रम आए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है।
ऐसा नहीं कि नियत आयतन वाला ही वैलिड होगा। जब CV दे दिया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसको ऐसा ही मान के कैलकुलेट किया होगा। चलिए अगला आता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा वही है। अब उस बार नियत दाब था, यहां पे होगा नियत दाब पर एक मोल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp। आवश्यक ऊष्मा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा ब्रैकेट में लिख दो Cp कहलाती है। क्या कहलाती है? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाती है। वहां Cv था या Cp था, Cp और Cv। ये आगे जब KTG जब आपको पढ़ाऊंगा अणुगति सिद्धांत, तो स्वतंत्रता की कोटियां हैं, गामा वगैरह, Cp Cv, ये बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ पर भी काफी काम आने वाला है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। Cp कहलाती है, यानी Cp क्या हो जाएगा? Cp हो जाएगा साहब म्यू dq अपॉन dt। ये म्यू को 1 कर दो, dt को 1 कर दो, यहाँ पे Cp आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा dq बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो म्यू Cp dt। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए और इस फॉर्मूले पे साल लगाइए। इसके बाद की कहानी आगे बता दो। dq बराबर, चलिए सर, तो यहां पर dq बराबर आया है किसके? म्यू Cp C बड़ा है dt। क्वेश्चन, अब हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अब ये तो सबको पता ही होगा, du प्लस pdv। ये दाब नियत है, तो यहाँ पर इस dq की जगह ये वाला पुट कर दो, तो आप लिख सकते हो म्यू Cp dt बराबर du प्लस pdv। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक संबंध आएगा जिसको बोलते हैं मेयर का सूत्र, ठीक है। अब आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT। दाब नियत रखते हुए, क्योंकि नियत दाब पे बात कर रहा हूं, दाब नियत है, ठीक है। आयतन में परिवर्तन कर रहा हूं कितना, डेल्टा V या dV। दाब नियत है, आयतन में dV परिवर्तन किया, n और R तो नियत है, तो ताप में परिवर्तन कितना हो गया, dt। ये इक्वेशन नंबर 3। ये म्यू RT कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं मोलों को म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे n से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n से करो तो सब में n, क्योंकि मैंने पहले म्यू लिया तो यहाँ पर म्यू। तो एक तो ये, और एक आपको पता है du। अभी याद करो, 5 मिनट पहले की बात है, मैंने बताया था म्यू Cv dt। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर आप क्या लिख सकते हो,
4 से मान रखने पर आप क्या लिख सकते हो, म्यू सीपी dt बराबर डी की जगह लिख सकते हो म्यू सीवी dt, और इसकी जगह लिख सकते हो प्लस में म्यू आर dt कॉमन लो, म्यू सीपी dt इधर आ जाएगा म्यू dt कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा cv प्लस r, म्यू dt से म्यू dt गया तो आ जाएगा cp, और इस cv को इधर ले आओ तो cp माइनस cv बराबर r। यही होता है मेयर फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं मेयर का सूत्र। स्टार लगा दो इसमें। ये दे रखा तो नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेयर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं दे रखा है, बस बताया हुआ है, पर आपको डेराइव करके बता दिया। ये होता है Cp माइनस Cv। Cp क्या होती है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और R गैस नियतांक होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। R क्या है यहाँ पर, गैस नियतांक है, तो तीनों का लिख देना। Cp बराबर लिख दो मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, Cv मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर, R गैस नियतांक, और इसी को कहा जाता है मेयर सूत्र, Cp माइनस Cv बराबर R। अब यहां पर देखिए एक और होता है गामा, ये होता है Cp अपॉन Cv। अभी के लिए बस इसको इतना सा याद रखिए, अभी के लिए बस इसको इतना सा याद कर लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए कि क्या होता है कैसे होता है, वो सब बता दूंगा। और अभी के लिए जब मैं स्वतंत्रता की कोटि बताऊंगा, अभी मोलर, इसका मतलब गामा जो होता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा तथा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। ये गामा एक अणु के लिए कुछ होता है, द्वि अणु के लिए कुछ होता है, ट्राई के लिए कुछ और होता है, पॉली के लिए, मतलब इस तरह से बहुत सा इसका वेरिएशन है, बहुत सी इसकी वैल्यूज है, अलग अलग है। लीनियर के लिए अलग होता है। ये सब जब स्वतंत्रता की कोटियाँ जब आपको केटीजी पढ़ाऊंगा तो एक एक पे पीएचडी करवा दूंगा। अभी क्योंकि ये काम आएगा जब मैं रुदोष में प्रक्रम कराऊंगा तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आपको पता मुझे गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, और नीचे आप क्या लिखोगे, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इनका अनुपात क्या होता है, गामा। और एक चीज लिखना, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो यहां तक हमने मेयर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल क्लासेज होगी, क्योंकि इसमें आपने बहुत सी वो चीज़ें सीख ली है जो आगे आने वाले प्रोसेस में काम आएगी। अब सिर्फ पेन चलाना है, और दिमाग ज़्यादा कम भी चलेगा ना तो भी सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट आने थे वो सब मैंने क्या बेसमेंट बना दिया, बस ईंटें रखनी है, मकान बनाना है, सब कुछ बेसमेंट वगैरह, सॉइल की टेस्टिंग है, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ फिलअप हो गया है। अब तो बस काम होना है, पिलर विलर सब बन गए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखते हैं। तो ये Cp Cv गामा, इनके बारे में थोड़ा पता रखना, काम आने वाली चीजें। अब एक प्रोसेस आप देखोगे, स्थैतिक कल्प प्रक्रम, बुक में दे भी रखा है, इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद करना आप, क्वासी स्टैटिक
कई बार स्कूल बोलना अच्छा रहता है विद्यालय की जगह। प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ऊष्मागतिकी साम्य का मतलब क्या होता है कि हर समय पर निकाय के जो ताप, दाब, आयतन, उसके जो संगठन है या उसका द्रव्यमान, ये सारे नियत रहे, टाइम के साथ चेंज नहीं हो। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, हम बोलते हैं अगर वो थ्रू आउट द प्रोसेस अगर ये सारे नियत रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि नियत ही है। क्वासी स्टैटिक का मतलब लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि नियत पूरे नियत ही एकदम चेंज हो ही नहीं रहे, लेकिन बहुत मिनिमम चेंज हो रहा है, अत्यधिक अल्प चेंजेज हो रहे हैं, अत्यधिक अल्प परिवर्तन हो रहा है दाब, ताप और आयतन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लगभग लगभग स्टैटिक कल्प प्रक्रम है। और इस लिखाने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमने वर्क डन निकाला है, पी डेल्टा वी वगैरह, ये सब स्टैटिक कल्प प्रक्रम के लिए ही वैलिड है। तो आपको जब तक कहीं पे नहीं कहा जाए, जब तक कहीं पे नहीं कहा जाए, आपको हमेशा स्टैटिक कल्प प्रक्रम यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान के ही उसे करना है। कौन कौन से प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं होते? जो सडन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे ब्लास्ट होना, कोई केमिकल रिएक्शन का बहुत जल्दी होना, किसी ट्यूब से एकदम जल्दी से हवा का निकलना, वैसे इस तरह से कुछ भी चीज हो रही है उसको आप ये नहीं कह सकते कि स्टैटिक कल्प प्रक्रम है, क्योंकि जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस होते हैं, जिनमें हमेशा मैंने जो बताया था यांत्रिक साम्य यानी फोर्स जो है, बलागुण है, वो जीरो होता है, परिणामी बलागुण फलक, और केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य बना रहता है दोनों डायरेक्शन में, और ऊष्मीय साम्य बना रहता है। अगर ये तीनों वैलिड है तो उसको बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी लगभग लगभग वो स्टैटिक प्रोसेस की तरह बिहेवियर करेगा। इसके बाद ये तो हो गया। अगला प्रोसेस आप पढ़ेंगे समतापीय। आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आगे जो है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समतापीय, जिसका कि नाम से पता चलता है तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तापमान नियत रहेगा जब सिस्टम को हम इस तरह से मान लो कि हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका तापमान क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, ताप बदलेगा ही नहीं। कब होता है? तो मैंने आपको एक बताया था, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ से पानी बनता है, तो जब तक पूरे बर्फ से पानी नहीं बनता, ऊष्मा तो देते रहते हैं, ऊष्मा तो आती है, पर तापमान में चेंज नहीं होता, वो 0 डिग्री पे होता है। इस तरह से उसको आइसोथर्मल प्रोसेस, तापमान। एक अगला प्रोसेस पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ेंगे। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में हम क्या देखेंगे? डेल्टा क्यू 0 ऐसा प्रोसेस लेंगे जिसमें दीवारें कुचालक होगी, ऊष्मा का कोई भी स्थानांतरण होगा ही नहीं। दीवारें कुचालक होगी तो ऊष्मा का कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रक्रम। तीसरा पढ़ेंगे समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम यानी नाम से पता चल रहा है कि दाब नियत रहेगा, दाब नियत रहेगा, है ना? ये वही वाला ताप नियत रहता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV कांस्टेंट, वो बॉयल नियम वाला, वही यहाँ पे देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम यानी आयतन नियत रहेगा, यानी इसमें वर्क डन 0 आएगा, आयतन नियत। तो इस तरह से इन 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम उसके बाद कंप्लीट होगा। फिर हम सेकंड नियम की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले हीट इंजन एक और जो आएगा उसको भी पढ़ना है। तो अब जो चारों आ रहे हैं वो डेरिवेशन होंगे, वो मैथमेटिक्स होगी, उसमें लॉग वगैरह के फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो चीज़ पढ़ाई है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए, उनको बहुत अच्छे से माइंड में रखेंगे तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।